एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है कि सर्कुलर कॉइल की सेंटर के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बायोट-सैवरेट लॉ पढ़ लिया और सारे के सारे रूल्स पढ़ लिए, राइट एंड थंब रूल, स्विमिंग रूल और स्नो रूल, पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है। अब जो ये स्ट्रेट कंडक्टर है इसकी लेंथ कितनी होगी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक एवरेज सी लेंथ लेकर चलते हैं। मान लेते हैं इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ होगी, फिर हमें क्या करना है, उसके स्पेशल केसेस पढ़ने। स्पेशल केसेस के अंदर हम देखेंगे कि अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, या फिर जो ये पॉइंट पी पॉइंट जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ये पॉइंट एक पर्टिकुलर एंड के नजदीक हो, या फिर ये जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में हो, तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो वो सारे के सारे इसके स्पेशल केसेस के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होगा और यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया जिसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब इस कंडक्टर का अंदर ये मान लो ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, तो एक्स वाई हमारे पास एक कंडक्टर हो गया। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, मान लेते इसमें करंट फ्लो कर गया ऊपर की तरफ, और कितना करंट है यहाँ पे, आई करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना राइट हैंड उठाना, राइट हैंड, पेन को इस साइड पकड़ना। एग्जाम के अंदर वही गलती करते हैं हम रूल अप्लाई करते हैं राइट हैंड पाम रूल, और इस हाथ में पेन होने की वजह से हम ये वाला हाथ यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्शन गलत हो जाती है। तो सबसे पहले अपना राइट हैंड उठाओ, राइट हैंड का जो थंब होगा उसको करंट के डायरेक्शन में रखो। फिंगर को कहां पर करना है, जिस भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पी पर निकालनी है तो पी की तरफ फिंगर कर ली। अब जो हमारी पाम है वो कहां पर है, बोर्ड की तरफ, तो मींस इसके डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना। मान लेते हैं कि जो पी है इस वायर के सेंटर पर, यहाँ पे ये वायर हो गई, पी पॉइंट की वायर से डिस्टेंस है ए, मान लो ये पॉइंट है सी, सी पॉइंट जो कि लगभग बीच में है, तो जो मिड पॉइंट हो गया वायर का, तो वायर के मिड पॉइंट से इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी जिसकी डिस्टेंस है ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट एलिमेंट ले लेंगे, जैसे हमने सर्कुलर कॉइल के अंदर लिया था। करंट एलिमेंट मीन स्मॉल सा करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये हो गया हमारे पास इतना सा, इस पूरे कंडक्टर में से सिर्फ हमने वायर का इतना पोर्शन कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ है dl। तो IDL हमारे पास क्या हो गया, एक करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट हो गया। तो इस IDL करंट एलिमेंट मतलब एक छोटा सा कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस छोटे से कंडक्टर से P की डिस्टेंस कितनी है, R वेक्टर। R वेक्टर मान लेते हैं कि ये जो एंगल है हमारे पास ये है फाई, फाई P पॉइंट है वो करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये फाई हो गया। मान लो कि जो ये R वेक्टर पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। जो पोजीशन वेक्टर है वो इस करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और यहाँ पर ये जो कंडक्टर है पूरा का पूरा, ये कंडक्टर जिसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट कितनी है, L है, तो ये P पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। अब जो Y है, Y C से लेकर Y तक, तो ये हाफ कंडक्टर हो गया। हाफ कंडक्टर ने P पर कितना एंगल बनाया है, तो वो एंगल हम मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा एंगल मीन्स पूरा ये वाला एंगल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक फाई है, और यहां से यहां तक मतलब नीचे तक अगर हम ये एंगल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा फाई 1। इसी तरह
यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, पूरा फाई 2। ठीक है, तो अब हमें P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यूजिंग बायोट-सैवरेट लॉ, यूजिंग बायोट-सैवरेट लॉ। तो यहाँ पे एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है ये वाला, इसकी वजह से अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो बहुत स्मॉल है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। और वो कितनी होगी, dB, जिसकी वैल्यू है μ0/4 IDL sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई उसकी छोटे से कंडक्टर की वजह से। अब हमें बताना है कि पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा थीटा, आर और एल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आ रहा है फाई। ठीक है, तो और यहाँ पे ये सारी चीजों की हम वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे P है, इसको O मान लो, तो ट्रायंगल PCO, ट्रायंगल PCO के अंदर थीटा प्लस फाई, और ये कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। तो तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 उस साइड लेके गए तो 180 माइनस 90 और माइनस 5। अब यहाँ पर हमने थीटा को तो कैलकुलेट कर लिया, अब जो ये थीटा की वैल्यू है यहाँ पे पुट करो, तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह हम पुट करेंगे 90 माइनस 5। तो साइन अगर यहाँ पे 90 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस, और एंगल कितना आ गया, फाई। तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, कोस फाई के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, आर कैलकुलेट करना है। तो आर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये जो ट्रायंगल है हमने यहाँ पे बना लिए, मेन एंगल क्या है यहाँ पे, फाई मेन एंगल है। जो एंगल फाई है वो मेन है, क्योंकि जितना कंडक्टर चेंज होगा सबसे ज्यादा चेंज क्या हो गया, ये एंगल चेंज होगा। अगर ये कंडक्टर CO जो कंडक्टर है अगर ये बड़ा हो जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा, फाई। तो इसलिए मेन एंगल हो गया फाई। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें पता है कि फाई के सामने क्या साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बन गया हमारे पास, बेस। अब हम निकालना चाहते हैं आर की वैल्यू। आर हमें कैलकुलेट करना, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है यहाँ पे, साइन, कोस और टेंजेंट, और ये क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो हम जब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, या बाकी के बच गए तीन, जो सीकेंट हो, कोसिकेंट हो या कोट हो, तो वो किसके इक्वल होते हैं, अननोन, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं अननोन वैल्यू, और डिवाइड बाय नॉन जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो अब देखो अप्लाई करते हैं ये वाला मैथ्स। अननोन वैल्यू क्या है, यहाँ पे अननोन वैल्यू है आर, जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। नोन क्या है, ए क्या है, पी पॉइंट की, जैसे ये कंडक्टर है और यहाँ पे पी पॉइंट है, तो इस कंडक्टर से ये जो पी पॉइंट है इसकी डिस्टेंस ये भी हमें पता होगी, तो आर बाई ए। अब यहाँ पे आर क्या है, आर है हाइपोटेन्यूज, ए क्या है, ए है बेस। तो देखो h बाई बी, ये क्या था यहाँ पे, साइन, कोस और टेंजेंट। कोस तो ये होता b बाई एच, लेकिन हमारे पास है h बाई बी, तो कोस का उल्टा क्या होता है हमारे पास, सीकेंट। तो हमारे पास आ गया सीकेंट फाई। तो r कितना आ गया, r इज इक्वल टू a सीकेंट फाई। तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई r की, और हमारे पास है r स्क्वायर, तो मीन्स a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर और फाइव। अब थर्ड वैल्यू हमें निकालनी है एल की। एल की वैल्यू भी निकालने के लिए भी हम इसी ट्रायंगल का यूज करेंगे। फिर से अननोन निकालनी किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू, नोन कौन सी है, ए, तो एल बाई ए। एल क्या है, परपेंडिकुलर, ए क्या है, बेस, पी बाई बी क्या है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, फाइव। तो एल किसके इक्वल आ गया, ए टेंजेंट फाई।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, a टेंजेंट फाई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमें ये वाली चीज याद रखनी है। अब इसका काम हुआ यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए dl, तो हमें इस l का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। a कांस्टेंट है एज इट इज। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर फाई, सेकेंड स्क्वायर फाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी फाई, क्योंकि जो एंगल है उसका भी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो डी फाई। तो यहाँ पे डी एल किसके इक्वल आ जाएगा, ए सेकेंड स्क्वायर फाई और डी फाई। अब फाई का डेरिवेटिव हमने क्यों किया, क्योंकि जो लेंथ है, लेंथ अगर चेंज हो गई सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा फाई पर। मतलब फाई कोई कांस्टेंट नहीं है, फाई लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, और लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए हमें उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीएल हो गया। तो ये सारे टर्म्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, डी बी के अंदर। तो हमारे पास डी बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नोट बाई 4 पाई आई, डी एल की जगह ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, और आगे क्या है साइन थीटा। साइन थीटा की जगह हमारे पास है कोस फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाई, ए से ए कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर फाई से सेकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल। तो हमारे पास db किसके इक्वल आ गया, तो db की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो एज इट इज ये रहा i, नीचे बच गया a, और उस साइड क्या बच गया कोस फाई डी फाई। तो हमारे पास ये आ गया, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो भी फाई के टर्म में। ये भी मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से ही थी, बट यहाँ पर हमें निकालना था फाई के टर्म में, क्योंकि फाई ही इंपॉर्टेंट है हमारा। अब ये तो सिर्फ इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हमें पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स स्मॉल के लिए, और इंटीग्रेशन का मतलब अगर हमारे पास स्मॉल के लिए है तो इंटीग्रेट कर दिया, मतलब कंप्लीट के लिए रिजल्ट मिल गया हमें। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन। अब जब हम dB का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ गई टोटल मैग्नेटिक फील्ड B म्यू नॉट बाई 4 पाई करंट और A। अब देखो सबसे पहले इसकी लिमिट्स देखो कि जो लिमिट क्या होगी इंटीग्रेशन की। अब थोड़ा सा खुद का माइंड यूज करना है, और ये देखो इस फिगर के अंदर अगर हम P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, एंगल। अभी हमने बताया कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल है। तो यहाँ पर लिमिट देखो, C से नीचे वाला कंडक्टर कौन सा है, CY, और ये कितना एंगल बना रहा है फाई 1, तो नीचे तो लिमिट आ जाएगी फाई 1, ठीक है। C से ऊपर वाला कौन सा है CX, और ये कितना एंगल बना रहा है फाई 2, तो ऊपर लिमिट आ जाएगी फाई 2। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम C से डाउनवर्ड साइड वाला ले रहे हैं, तो C को अगर मान लो ओरिजिन है, तो डाउनवर्ड साइड को हम दिखाते हैं नेगेटिव से, इसलिए हमने इसको मान लिया -φ1। अब देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई भी यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है, ए भी क्या है कॉन्स्टेंट, क्योंकि करंट पूरे कंडक्टर में वही रहेगा, चाहे लेंथ छोटे से पोर्शन में देखे या बड़े पोर्शन में देखे, करंट सेम है हर जगह। ए भी कांस्टेंट डिस्टेंस है पी की, जो चेंज नहीं होगी, तो ए भी सेम है। रह गया क्या, क्या चीज चेंज हो रही है, फाई चेंज हो रहा है। तो इंटीग्रेशन के अंदर रखो कोस फाई डी फाई। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास साइन फाई, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन फाई, और उसकी लिमिट क्या होगी -φ1 to φ2। वैल्यू पुट करो,
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। अपर लिमिट 5 की जगह ऊपर वाली लिमिट, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं ऊपर वाली लिमिट, माइनस लोअर लिमिट साइन 5 की जगह आएगा -5 1। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन थीटा, यही होता है। नहीं, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये आगे आ जाएगा, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे ये वाला नेगेटिव कहाँ पर आ जाएगा आगे, और इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये आ गया हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। जो ये पी पॉइंट है, एट पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे कंडक्टर की वजह से कितनी होगी, इतनी होगी। सिंपली हमने क्या लिया, बायोट सेवरेट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला लिया, वहां पे एल और आर को और थीटा को, यही तीन चीजें जो बार बार चेंज हो रही है, इनको हमने फाई की टर्म में, जिस फिगर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है उसकी टर्म में हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस के अंदर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इफ एक्स वाई कंडक्टर इज इनफाइनाइट, इफ एक्स वाई कंडक्टर इज इनफाइनाइट, अगर जो एक्स वाई कंडक्टर है वो इनफाइनाइट है तो क्या होगा। तो इनफाइनाइट होने से इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अगर C मेन पॉइंट है, मान लो C तो अब क्या है, मेन पॉइंट हो गया, बीच का पॉइंट है, ठीक है। अब C से नीचे अगर ये क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब Y पॉइंट है वो बहुत दूर है। इनफाइनाइट मतलब नीचे वो चलता गया बहुत दूर तक है ये, क्योंकि ये पूरा कंडक्टर इनफाइनाइट है। तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, वही पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरे टॉपिक में ही एक ही चीज है, एंगल। तो यहाँ पे सी वाई कितना एंगल बना रहा है, 5 1। अब हम बाकी सारे टर्म्स को रब कर देते हैं एक बार के लिए, ये हो गया, ठीक है, 5 1। अब देखो y पॉइंट इसको एंगल बना रहा है 5 1, मान लो ये y पॉइंट दूर चला गया तो इसका मतलब नीचे की तरफ आएगा आएगा आएगा, इनफाइनाइट है तो 5 1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे 5 1 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे 5 1 की वैल्यू इंक्रीज होती गई, इस तरह से इंक्रीज हो रही है बार बार, ठीक है। जितना ज्यादा ये बड़ा होगा कंडक्टर उतनी ही ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, क्लियर है। अब इसके अंदर देखो कितना एंगल वेरी कर सकता है, अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पर कितनी होगी, 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, जैसे जैसे इस कंडक्टर बढ़ेगा ये एंगल बढ़ता जाएगा और एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, 5 1 90। इसी तरह अगर ये ऊपर से भी क्या है, इनफाइनाइट है, तो ऊपर से इनफाइनाइट होने का मतलब 5 2 भी कितना है, 90 डिग्री। वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, साइन 5 2 की जगह 90 डिग्री, साइन 5 1 की जगह 90 डिग्री, 90 91 1 + 1 2, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 बाई 2 आई बाई ए। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट कंडक्टर। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद भी रखना है, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास एक कंडक्टर इनफाइनाइट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए।
ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा केस, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड स्पेशल केस क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये मेन फॉर्मूला था। अब मान लो व्हेन कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइट बट पॉइंट P lies near and Y, जो पॉइंट P है वो एंड Y के नजदीक है, ठीक है, मीन्स ये कंडक्टर क्या हो गया, अब ऊपर से इनफाइनाइट हो गया, और जो पॉइंट P है वो बिल्कुल Y के नजदीक आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मार्कर हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट था P, अब हमने नीचे इस पॉइंट को लेकर जाना, तो पॉइंट को नीचे लाने की बजाय मार्कर को ऊपर ले जाओ। जैसे जैसे अब मार्कर को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, मीन्स ये मार्कर है, ये पॉइंट P है, और ये इनके बीच का एंगल है फाई 1, हमें एंगल बताना है, ध्यान एंगल पे रखना। जैसे जैसे हम मार्कर को ऊपर लेकर जा रहे हैं, मार्कर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो एंगल है ये छोटा होता जाएगा, अब एंगल हो गया इतना, और ऊपर लेकर गए एंगल हो गया इतना, और ऊपर लेकर गए एंगल हो गया इतना, जैसे यहाँ पर आए पॉइंट P इसके ऊपर आ गया है, ठीक है, तो अब एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस केस में फाई 1 कितना हो गया 0 डिग्री। फाई 2 क्या है, अब फाई 2 के लिए तो P पॉइंट इन्फिनिटी पर है, तो इसके लिए फाई 2 के लिए एंगल कितना होगा 90 डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इन्फिनिटी पर है तो वो एंगल होगा 90 डिग्री, अगर वो पॉइंट उस एंगल के नजदीक लाई करता है, जैसे P पॉइंट Y के नजदीक है, Y के लिए एंगल है फाई 1, तो फाई 1 हो गया 0, फाई 2 हो गया 90, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए साइन फाई 1 मीन्स साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री, साइन 91 साइन फाई कितना हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0 और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2 था और यहाँ पे सिंपल 1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा P वो पर्टिकुलर Y के नजदीक है, अगर सिर्फ X के नजदीक होता, Y इन्फिनिटी हो जाता, तो फाई 1 90 होता और फाई 2 0 होता। तो ये था हमारा सेकेंड केस। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड केस। थर्ड केस है when x y is of finite length L, मीन्स जो ये कंडक्टर है ये हमारे पास एक पर्टिकुलर फाइनाइट लेंथ का है, और इस कंप्लीट लेंथ इस कंडक्टर की L है। अब ये इनफाइनाइट नहीं है, मार्कर है, मान लो इसी की लेंथ L हो गई, तो ये यही है, तो हाफ लेंथ कितनी होगी यहाँ पे L बाई 2, और ये वाली हाफ भी कितनी होगी L बाई 2, ठीक है। कंप्लीट लेंथ L है तो हाफ कितनी होगी L बाई 2, तो उस केस में हमारे पास फाई 1 और इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरे टॉपिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज है समझने की, वो है एंगल, अगर एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे साइन फाई 1 की वैल्यू, साइन किसके इक्वल होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, एंगल कौन सा है फाई 1, थीटा के सामने की साइड क्या है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह L बाई 2, हाइपोटेन्यूज हो गया
ये चीज है L/2 और ये है हमारे पास A। तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से, A² प्लस L/2 का स्क्वायर और ये है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और h की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे अंडर रूट। तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा A² प्लस L/2 का स्क्वायर। तो sin phi 1 किसके इक्वल आ गया, L/2, यहाँ पे आ गया A² और यहाँ पे L², और डिवाइड में क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 को बाहर लेंगे, 4 को जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे 4 और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास सिंपल सा जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये आ गया। ये तो phi 1 की वैल्यू। इसी तरह जब हम phi 2 की निकालेंगे तो sin phi 2 की वैल्यू भी सेम आएगी। तो आ गया, b की वैल्यू निकालो, μ0/4 पाई I/a sin phi 1 की जगह L अंडर रूट 4a² प्लस L² प्लस sin phi 2 की भी वैल्यू सेम है तो इसी का डबल कर दो। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर जिसकी वैल्यू कितनी है, L हो गई। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जब एक इनफाइनाइट कंडक्टर होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी।